नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल जैसा कि मुझे देख पा रहे होंगे, एक नशा मुक्ति केंद्र के सामने मैं खड़ी हूं। ऐसा क्यों, यहाँ क्यों मौजूद हूं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। जी हाँ, ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ आज जो है इंटरनेशनल डे है और इसी दिवस पर मैं आज आपको लेकर के पहुंची हूं इस अंकुश फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र के सामने। इसके अंदर भी आपको लेकर के चलूंगी, अंदर के नज़ारे भी आपको दिखाऊंगी और इसके जो मालिक हैं यानी कि विपिन शर्मा जी, जो ख़ास बात यह है नोटिस करने वाली कि जो खुद पहले नशे कर चुके हैं, अब हज़ारों लोगों के नशे छुड़वा रहे हैं, उनसे आप की बातचीत करवाऊंगी। नशे के मामले में हम नशे के ऊपर जो है इस मुद्दे पर हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे और इसके लिए करना क्या है, अंदर चलना है तो चलिए डायरेक्ट हम आप और इसके अंदर सीधा हम आपको अंदर लेकर के चलेंगे। विपिन जी कैसे हैं? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। श्योर, थैंक यू जी। सर, ड्रग्स अब्यूज़ के ख़िलाफ़ आज इंटरनेशनल डे है, किस तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है? पहले ड्रग अब्यूज़ डे की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1987 में यूनाइटेड नेशन ने 7 दिसंबर को जो रेजोल्यूशन पास किया था, उसके बाद से 26 जून को नशा मुक्ति दिवस के तौर पे पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। ठीक है। और इसका जो मकसद है इस दिन को मनाने का, उसका मकसद ये है कि इस अवसर पे जी नशे का उत्पादन जी जो इलीगल रूप से वो जो ट्रांसफ़र होता है और उसके जो दुष्प्रभाव हैं नशा करने के सेवन से जो दुष्प्रभाव आते हैं, उससे लोगों को जागरूक कराना जी, और ताकि सभी लोग अपनी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभा के इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। बिल्कुल। तो शायद जहाँ तक मुझे याद है इसके हर साल ये जो है अलग अलग थीम के ऊपर बनाया जाता है। नशा मुक्ति दिवस का यूनाइटेड नेशन द्वारा एक थीम जारी की जाती है हर साल। इस साल जो इसकी थीम है वो है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर जी। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर का मतलब यह है कि मैं मेरी लैंग्वेज के अंदर अगर इसको समझाने की कोशिश करूं तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब होता है जब आप उसको प्रॉब्लम मानते हो। बिल्कुल। तो बेटर नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप उसका बेटर केयर नहीं कर पाओगे इस प्रॉब्लम का। उसके लिए ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम को जानना, उस जानने के लिए उसकी प्रॉपर नॉलेज होना। तो ये एक थीम है जो पूरे वर्ल्ड वाइड इस साल के लिए, ताकि लोग सही से इस प्रॉब्लम को समझ सकें, ताकि उसका सही उपचार कर सकें। बिल्कुल। धन्यवाद विपिन जी इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और भी बहुत सारे सवाल पूछूंगी आपसे, लेकिन चाहूँगी कि उसके साथ साथ अंदर आप हमें लेकर के चलें। और ये रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगी जी। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नशा मुक्ति जो है केंद्र अंकुश फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ और साथ साथ बहुत सारे सवाल भी पूछेंगे। ये अंदर हम आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि स्टाफ रूम है, किचन है, केयर रूम है। तो ये सारे एडिक्ट्स हैं यहाँ पर? हाँ, लगभग सभी एडिक्ट्स हैं। सभी एडिक्ट्स हैं। तरीके से जो है आप इन लोगों की केयर करते हैं, किस तरीके से इनको नॉलेज इन्हें देते हैं? और जो पेशेंट आता है पहले उसका मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है, वो अंडर साइकेट्रिस्ट सुपरविजन में रहता है। एक बार उसकी फिजिकल डिपेंडेंसी में वर्कआउट हो जाता है, फिर उसकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी पे वर्कआउट होता है। ठीक है। इनका पूरे दिन का टाइम टेबल होता है, क्लासेस होती है, बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं, काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, इंडिविजुअल सेशन, ग्रुप सेशन। तो इनका ये पूरा दिन का टाइम टेबल होता है। बेसिकली हमारे को उसकी सोच, उसकी मानसिकता, उसके थॉट्स और फीलिंग्स पे काम करना है। और वो भी काम तब होगा जब उसके पास उसकी वो बेटर नॉलेज होगी, जो हमारी इस साल की थीम है। बिल्कुल। देखिए, इस साल की थीम भी है, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और ये देखिए अंदर गेम्स फ़िलहाल चल रहे हैं। आपको कैमरामैन को बोलूँगी कि गेम्स एक बार दिखाएं अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। चेहरे का ध्यान रखें, चेहरा ना आने पाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। जैसा कि मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि आप यहाँ आने के बाद केयर किस तरीके से करते हैं? आपने बताया कि फ़िज़िकली इन पे काम किया जाता है, साइकोलॉजिकली इन पर काम किया जाता है। इनके साथ साथ इनकी फैमिलीज़ भी जो होती हैं बहुत ज़्यादा इनसे अटैच्ड होती हैं या बहुत सारा सफ़र उनको भी करना पड़ता है जी। रूम है, ओके, इनके रूम्स में आपको बता रही थी कि इनका स्लीपिंग एरिया है।
शुरू करें। चलिए, यहाँ के हाल आपको सिर्फ इतना ही दिखाऊंगी और उसके बाद फिर से क्वेश्चंस पे मैं फोकस करना चाहूँगी। जी विपिन जी, जैसा कि पूछा था मैंने, आपने पेशेंट्स के बारे में बता दिया, या जो ये ड्रग्स एडिक्ट हैं इनके बारे में बता दिया। इनकी फैमिली से रिलेटेड अगर बात हम पूछें तो उनका किस तरीके का नज़रिया रहता है, उनका इस बारे में क्या सोचना होता है और कितनी डिफ़िकल्टीज़ उन्हें फेस करनी पड़ती हैं? जी ज़रूर। परिवार जब यहाँ पे आता है जी, यहाँ पे आने का मतलब ये है कि जब वो अपने सारे लिमिट क्रॉस कर चुका है, जी उन्होंने हर तरीके के ट्रीटमेंट करा के देख लिए हैं, जी जी हर तरह के दूसरे वैकल्पिक इलाज भी करके देख लिए हैं, जी, जब उनके बिल्कुल हाथ खड़े हो जाते हैं तब वो नशा मुक्ति केंद्र की तरफ आते हैं। बिल्कुल। तो इस टाइम जब तक ये वो यहाँ पे आते हैं तब तक वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। जी, पारिवारिक तौर पे उनका घर के अंदर इतना, एक आदमी अगर एक घर के अंदर नशा करता है तो पूरा परिवार खराब होता है। बिल्कुल, पूरे परिवार में कलह फैल जाती है। उस घर के अंदर रोज लड़ाई झगड़े, रोज मारपीट, रोज अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है, चोरी करना, दूसरी और चीज़ें करना। जी। तो जब यहाँ पे आता है तो वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में होता है कि उसको एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उसका एक दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्शन करना है, उसकी पर्सनैलिटी को। जी जी तो बिल्कुल। वो परिवार जो आते हैं वो इसी उम्मीद में आते हैं कि हम उनको बेटर इलाज दे सकें, बेटर उनको सही तरीके से साइकोलॉजिकली उसको इम्प्रूवमेंट दे सकें। जी जी, कई बार ऐसा भी सुनने में आता है या देखने को आता है कि परिवार एक बार के लिए अपने किसी सदस्य को यहाँ पर छोड़ जाता है, उसके बाद उनका समय सीमा पूरी होने से पहले ही उनको जो है वापस ले लिया जाता है या वो लोग खुद यहाँ से छोड़ करके निकल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक बड़ी इमोशनल प्रॉब्लम भी है। जी, ये WHO ने इसको बीमारी डिक्लेयर किया है कि एक मानसिक बीमारी है, जी, लेकिन इसके साथ में कई सपोर्टिंग बीमारियां भी इसको डिक्लेयर किया गया। ये एक इमोशनल प्रॉब्लम भी है जी कि जब बिल्कुल एंड कंडीशन पे होता है तब वो हमारे पास इलाज में आता है, जी, लेकिन जैसे ही उसको 1 महीना होता है उसका शरीर थोड़ा सा ठीक होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है। जी। वो मैनिपुलेशन करना कि मैं अब नहीं करूँगा, मुझे एक बार प्लीज़ ले चलिए, वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों को उस जाल में फंसा लेता है कि वो उनकी बातों को मानने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। जी, मतलब इमोशनली वो उनको फंसा रहा होता है। हर जो भी पेशेंट होता है, मरीज होता है, जी, उसको ये पता होता है कि मेरे घर में ऐसे ट्रिगर करने वाले कौन लोग हैं। मेरी मम्मी मानेगी तो किस तरीके के व्यवहार से, किस तरीके की बात मानेगी, फादर को मनाना है तो किस तरीके से मनाना है। तो उसके बाद अपनी सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तैयार रहती हैं। तो ये जो बेटर नॉलेज है वो यही है कि इस पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। अगर इसको पर्सनैलिटी को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इसका अच्छे से इलाज नहीं कर पाएंगे। और उसमें फैमिली का रोल हमारे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली अगर स्ट्रांग रहती है और ट्रीटमेंट अगर उसका प्रॉपर रहता है तो इसका रिजल्ट 100% है। नहीं तो WHO का जो निकले हुए रेशियो है वो सिर्फ 7% है पूरे वर्ल्ड में इसका रिकवरी रेशियो। तो स्टार्ट क्यों होती है सर ये समस्याएं? मतलब देखिए, शुरुआत में तो किसी को आदत नहीं होती है ड्रग्स लेने की, नॉलेज भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो क्या लगता है कि आजकल लोगों के अंदर नशे की शुरुआत कहाँ से हो रही है? क्या उसका जो है सबसे ज़्यादा फेमस रीज़न बन रहा है? सबसे जो अगर रीजंस के ऊपर जाएंगे तो रीज़न कोई भी एक रीज़न नहीं है इसका, जी, ना ही कोई इसका एक रीज़न डिफाइन कर सकता, लेकिन इसके सपोर्टिंग रीजंस बहुत सारे हैं। सबसे पहले कि ये एक पर्सनैलिटी डिफेक्ट है, इसको समझना पड़ेगा कि वो पर्सनैलिटी डिफेक्ट जब बच्चा छोटा होता है, आपके घर में 3 भाई बहन है, 2 भाई बहन है, 5 भाई बहन है, तो आप में उनमें से एक बच्चा आपको ऐसा दिखेगा जो 4-5 में से अलग है, तो वो आपको अलग ही दिख जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, वो 17-18 साल की उम्र में आता है, 16-17-20 साल की उम्र में आता है, जब वो पहला नशा करता है, वो पर्सनैलिटी डिफेक्ट उसका, जब भी वो पहला नशा करेगा, पहली बार हेरोइन लेगा, तो उसका जो पर्सनैलिटी डिफेक्ट है ना वो उभर के सामने आएगा। ये प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी इनको बोला जाता है और ये ही लोग उस नशे की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इसके जो सपोर्टिंग रीज़न बनते हैं, ये पर्सनैलिटी डिफेक्ट है या जिनके अंदर ये पर्सनैलिटी डिफेक्ट है वो तो 100% इसमें जाएंगे ही जाएंगे जब भी उनको कभी नशा एक बार फर्स्ट यूज़ में आएगा। सोने पे सुहागा वाली बात होगी उनके लिए। दूसरा जो सपोर्टिंग रीज़न बनते हैं वो बनते हैं, सबसे पहले क्यूरोसिटी होता है कि अपने से, जैसे हम स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो बड़ों को देखते हैं कि वो सिगरेट पी रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, तो उनको देख के मुझे भी ऐसा करके देखना है या मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ, दिखना चाहता हूँ। दूसरी जो साथ में आती है वो आते हैं पीयर ग्रुप का जो प्रेशर होता है, जो साथ के लोग हैं, साथी संगी होते हैं, उनका दबाव एक बार करके देख ले। तीसरा आता है जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। चौथा आता है जो फैमिली के अंदर हिस्ट्री होती है, घर में ही वो देखता है, जो बच्चा बचपन से बाप को देख रहा है कि पीते हुए पी के अपनी माँ को मारते हैं, उसके अंदर भी वो मैनोड आता है कि मैं भी ऐसा करूँ। वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलता है, जो उसे पता नहीं होता है, वो उसे पता तब चलता है जब उसे छोड़ने की कोशिश में होता है। ये चीज़ें उसके अंदर तब से आई हैं। ऐसे बहुत सारे और सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन बेसिक ये फैक्टर्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा भारी फैक्टर कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा जो है नशे की जड़ है? सबसे ज़्यादा अगर जो एक फैक्टर जो मैंने नहीं बताया जी, वो है कि फैमिली मेम्बर्स का इग्नोरेंस। जी,
किसी भी पर्सनैलिटी, कैसी भी पर्सनैलिटी कभी भी जो डेवलप हो रही है जी, उसको उसी समय पे रोका जा सकता है। जैसे चाहे वो पर्सनैलिटी डिफेक्ट के कारण है, चाहे वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण है, चाहे वो क्यूरोसिटी के कारण है, चाहे वो किसी भी XYZ इफेक्ट के कारण है। जो लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो माता पिता की जो निग्लेक्शन है उसको देखते हुए, जैसे बच्चा आपको पता है घर के अंदर होता है तो वो कहता है पापा मैं यहीं तक जाके आ रहा हूँ जी, और वो 4 घंटे बाद आया और उससे पूछा बेटा कहाँ था, बोला जी यहीं पे ही था। तो वो निग्लेक्ट कर दिया गया एक प्रेम भाव के अंदर, एक मोह के अंदर, पितृ मोह के अंदर, मातृ मोह के अंदर, जो उसे ये निग्लेक्ट कर दिया गया ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर उसको सही समय पर ही फॉलोअप कर लिया जाए, सही समय पे ही उसका ये आकलन कर लिया जाए कि मेरा बच्चा सही दिशा में नहीं जा रहा, तो उसका ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका जितनी जल्दी उपचार होगा उतना आसान भी है, उतना सरल भी है, उतना सब कुछ ही सही होगा। लेकिन जब वो निग्लेक्शन जो माता पिता का है वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो उसको ऐसी इतना आगे तक पहुँचाता है जहाँ तक उसका शायद ठीक होना भी पॉसिबल ना हो। जी, और शायद क्या ऐसा भी है कि पढ़े लिखे माँ बाप जो हैं वो शायद इन चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं, लेकिन जो अनपढ़ माँ बाप हैं वो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, और इसीलिए देखने को मिलता है अक्सर कि जो निचला तबका है हमारे समाज का, गरीब तबका है, उनके बच्चे इस चीज़ से ज़्यादा इफेक्टेड है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। मेरी बड़ी लंबी रिसर्च रही है इसके ऊपर कि अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं और पढ़े लिखे लोगों के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। जी। पहली बात, क्योंकि वो सिंगल फैमिलीज के अंदर हैं। जो गरीब हैं वो फिर भी इकट्ठे रहते हैं। गरीब और अमीर में फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है क्योंकि जो गरीब है वो सस्ता नशा कर रहा है जी, जो अमीर तबका है वो महंगा नशा कर रहा है जी, ठीक है। जो गरीब है उसको नशा करने के लिए, पैसे के लिए क्राइम करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो अमीर है उनको क्राइम नहीं करना पड़ता, वो अपनी छोटी मोटी घर से ही अपना चोरी करके अपना इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक की रिसर्च और ऐसी अभी तक सर्वेस के अंदर ऐसा कहीं तक कुछ नहीं निकल के आया कि अमीर लोग टाइम दे पाते हैं, उनके बच्चे कम हैं। और मैं आपको अगर इंटरनल बात बताऊँ तो अमीर लोगों का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है आज के दिन, ठीक है, क्योंकि जो हेरोइन जो चिट्टा के नाम से जो फेमस हो रहा है वो ज़्यादातर जो आ रहा है वो आप कहीं पे भी देखोगे वो इफेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। बिल्कुल। तो इसके साथ ही ये एक सवाल मैं भी ये भी पूछना चाहूँगी कि किसी के घर में किसी का बच्चा अगर नशा करना शुरू कर देता है, माँ बाप को नहीं पता है, तो ऐसे वो कौन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पहलू हैं जिन पर अगर माँ बाप गौर करें तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बच्चे की संगति ख़राब है या नशे की लाइन पर शायद उनका बच्चा फिलहाल शुरू कर चुका है। सबसे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसका जवाब देने में जी। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट वाली बातें हैं कि जब वो स्टार्ट कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, उसको स्टार्टिंग टाइम पे कैसे हम उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं जी। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि अपने पेरेंट्स के साथ उसकी सहमति ना बनना, उसके विचारों की और भावनाओं की सहमति ना बनना जी। वो जब आपको लगे कि घर के अंदर जो बच्चा मेरी हर बात से एग्री हुआ करता था अब वो डिसएग्री होने लग गया मेरी बातों से, अब वो मेरी बातें उसको समझ में आनी बंद हो गई या वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा होने लग गया उसके अंदर। आप किसी बात को लेके कि बेटा स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या ट्यूशन जाना है, ये पैसे इतने में ज़रा काम चल जाएगा, जब उसकी सहमति आपके विचारों के साथ मिलनी बंद हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। जो एक बॉन्ड 15-16 सालों से 18 सालों से बना हुआ था और आज के दिन उस बॉन्ड के अंदर अगर कुछ फर्क आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को उसके डीप रूट कॉज तक जाना जरूरी है। सेकंड चीज़ जो है, जो आदमी थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है आगे कि वो जो रातों को लेट तक जागते रहना, घर आ रहा है 1 घंटे के लिए बोल के जा रहा है, आधे घंटे के लिए बोल के जा रहा है, वो 3 घंटे 4 घंटे के अंदर आ रहा है, बाथरूम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा लेना, जो उसका स्वाद थोड़ा सा बदल जाना, जैसे चाय पी रहा है तो ज़्यादा चीनी पत्ती की चाय पीने लग जाना, भूख उसकी धीरे धीरे कम हो जाना, फिजिकल अपीयरेंस से भी पता लग जाता है कि वो कहीं ना कुछ उसकी प्रॉब्लम्स हैं, बाकी चेहरे से, आंखों से उससे पता लगता जाएगा। लेकिन जो पहली चीज़ है कि जब आपकी और बच्चे की सहमति मिलनी बंद हो जाए तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि कुछ प्रॉब्लम है और इसमें देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी इतनी सारी जानकारी देने के लिए। एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हरियाणा के अंदर स्टार्ट होने वाला है, आपसे बातचीत हुई थी तब आपने जिक्र किया था, क्या वो प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा डिटेल में हमें प्लीज़ बताइए। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अंकुश फाउंडेशन को हरियाणा का स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बनाया गया है। ये होने वाला नहीं है, हो चुका है। अच्छा, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो हमारा मेन काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट को डी एडिक्शन के किसी भी मैटर के ऊपर टेक्निकल सपोर्ट करना। अच्छा। जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनकी इंस्पेक्शन करना, उनकी इंस्पेक्शन करके मिनिस्ट्री को उनकी रिपोर्टिंग करना जी। और जो ट्रेनिंग्स हैं, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराना, उनको
अलग अलग तरीके के एक्सचेंज जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोवाइड कराना। जितने भी डी एडिक्शन से रिलेटेड मैटर है उनमें गवर्नमेंट, हम एज ए टेक्निकल सपोर्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का बन के चलते हैं। जितनी जो चीज़ें हरियाणा से रिलेटेड वो हमारे द्वारा की जाएंगी। जी, तो आपसे पहले ये हरियाणा में कहाँ था? इससे पहले जो SLC है RRTC के नाम से था, रीजनल रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर, वो SPYM दिल्ली था। अच्छा। जो लगभग इंडिया के अंदर सबसे टॉप के अंदर आता है। जी। डी एडिक्शन SLC है, पहले SPYM था जो दिल्ली से था। जी, तो मतलब हरियाणा के अंदर आपको पहली बार ये मिल रहा है? ये हरियाणा के अंदर पहली बार किसी NGO को मिला है। जी, बहुत बहुत बधाई है, बहुत अच्छी बात है आपने जो बहुत बताई बहुत है। थैंक यू आपका। जी, तो ये थे विपिन जी जिनसे बातचीत मैंने आपकी करवाई नशे के मामले में। खुल कर के इन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए। अगर आपके मन में भी कुछ और सवाल हैं तो हमें लिख भेजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। ज़रूर जो है हम दोबारा विपिन जी से मिलेंगे और उन सवालों के जवाब ज़रूर पूछेंगे। और हाँ, लाइक्स और शेयर ज़रूर कर दीजिए हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज़ को, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ हमेशा के लिए। नमस्कार, धन्यवाद सर। थैंक यू।